So, good morning, each one of you. Let us start with the simplex. And हमने सिंप्लेक्स में कुछ स्टेप्स पढ़े थे और हाफ ही स्टेप टेबल 1 हमने कैलकुलेट किया और थोड़ा सा रिवीजन करेंगे एकदम स्पीड में। सबसे पहला स्टेप है हमें कन्वर्ट करना है एलपीपी इनटू इक्वलाइजेशन। जो स्लैक वेरिएबल्स है उनके थ्रू हम ये कर सकते हैं। ठीक है, तो हर एक इक्वेशन में या फिर हर एक हमारे जो ऑब्जेक्टिव फंक्शंस है उसमें हमें स्लैक 1 स्लैक 2 स्लैक 3 डालना है। जितने ऑब्जेक्टिव फंक्शंस या फिर कंस्ट्रेंट है हमारे पास उसमें हमें ये S1 S2 S3 ऐड करना है। देन स्टेप 2 में हमें टेबल प्रिपेयर करना है, सिंप्लेक्स टेबल, जिसका फॉर्मेट इस तरीके से है CJ CXV X1 X2 X3 S1 S2 S3 एंड रेशियो है। ठीक है, सी में जो कंट्रीब्यूशन है उसमें जीरो सब वैल्यूज जाएंगे, एक्स में S1 S2 S3 जाएंगे जो बेसिक वेरिएबल्स है, एंड बी में अब फिलहाल के लिए हम ब्लैक रखेंगे बिकॉज वहाँ पे जो वैल्यूज आएंगे वो अलग से आएंगे जब हम कैलकुलेट करेंगे कुछ ZJ और CJ को कैलकुलेट करेंगे तब। तो सिंप्लेक्स टेबल में हमने देखा कि CJ का वैल्यूज हमने लिया है हमारे ऑब्जेक्टिव फंक्शन से। ठीक है, और बेसिक्स में हमने 22 14 एंड 14 लिया है। कैलकुलेशन आपको पता ही होगा, समझा ही होगा क्यों लिया है हमने। ठीक है, क्योंकि वो हमारे जो इक्वलाइजेशन है उस तरीके से हमने वो वैल्यूज लिए। बेसिकली वो हमारी कैपेसिटीज है, वो कैपेसिटीज को हमने बी में ले लिया है, डिनोट कर लिया है। ठीक है, तो उसके बाद x1 x2 x3 S1 S2 S3 के वैल्यूज हमने डिनोट किए हैं टेबल नंबर 1 में। एंड हमने हमारे पास CJ है और ZJ जो है वो हमारा बेसिक जो है वो जीरो ही रहेगा। क्यों? क्योंकि कंट्रीब्यूशन का जो वैल्यू है वो जीरो है। सो कंट्रीब्यूशन इनटू x1 जो भी वैल्यू रहेगा वो मल्टीप्लाई होगा। सो जीरो है तो जीरो इंटू थ्री जीरो, जीरो इंटू वन जीरो, जीरो इंटू थ्री जीरो। तो सभी में पहले टेबल में ZJ जो है वो जीरो रहेगा। एंड देन कोएफिशिएंट हम निकालेंगे, ट्रायंगुलर इज इक्वल टू CJ माइनस ZJ। तो ऑब्वियसली 1 माइनस जीरो विल बी 1, 4 माइनस जीरो विल बी 4। एंड इसी तरीके से टेबल नंबर 1 जो है थोड़ा सा सिंपल हो जाएगा हमारे लिए स्टेप 3 में। अब हमें क्या करना है, कैलकुलेट करना है CJ इस तरीके से। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप ये जो मेथड है ये एक बार अच्छे से देख सकते हैं, बहुत ही सिंपल मेथड है। एंड देन हमें CJ ट्राइंगल CJ माइनस ZJ करना है। ठीक है, तो उसका वैल्यू भी सेम रहेगा। टेबल नंबर 1 इज वेरी इजी, वेरी मच इजी। अगर आपको फाइनल एग्जाम्स में नहीं समझ में आ रहा है, मुझे इसमें हाफ ही समझ में आ रहा है, तो 15 मार्क्स का अगर क्वेश्चन है और अगर आप टेबल नंबर 1 भी करते हो तो 5 मार्क आपके कहीं नहीं जाएंगे। ठीक है, उसके बाद हमने रिप्लेसमेंट रेशियो कैलकुलेट किया। उसके लिए सबसे पहले तो हमने हाईएस्ट वैल्यू ऑफ CJ माइनस ZJ देखा जिसका नंबर है 5, और वहां पे एक कॉलम हमने बॉक्स बना दिया। ठीक है, पुट दैट कॉलम इन अ बॉक्स, उस कॉलम को हमने बॉक्स बना लिया और उन्हें कहा कि की कॉलम है। ठीक है, सेकेंडली जो हम रेशियोज कैलकुलेट करेंगे तो वो बी अपॉन की कॉलम है, तो जो बी का वैल्यू है उसको डिवाइड करेंगे हम की कॉलम के वैल्यू से। तो की कॉलम का वैल्यू आया था हमारे लिए 3। सो 22 डिवाइडेड बाय 3 इज 7.33, 14 डिवाइडेड बाय 3 इज 4.66 एंड 14 डिवाइडेड बाय 0 इज इनफिनाइट। ठीक है, एंड thirdly put the last ratio value that is 4.66 in the box known as key row। so, जो लीस्ट वैल्यू है वो हमारे लिए एक की रो है। ठीक है, सो की कॉलम मिला, की रो मिला, एंड उसके बाद हमें जो अगला टेबल मिलेगा सिंप्लेक्स टेबल वो कुछ इस तरीके से रहेगा। ठीक है, सो 14 डिवाइडेड बाय 0 कोई भी नंबर नहीं आता है, सो हमने वहां पे इन्फिनाइट लिया। अब रिप्लेसमेंट रेशियो में जो है जो लीस्ट नंबर है वो हमें लेना है। ठीक है, और वहां पे हमें एक रेक्टेंगुलर या फिर एक लाइन या फिर एक बॉक्स लाइन ड्रॉ करना है। और हमारे लिए जो है तीन अब इम्पोर्टेंट चीज हमें इस टेबल में मिलेगा, टेबल नंबर 1 में। ठीक है, सबसे पहले तो हमने की कॉलम देख लिया था जो है x3। ठीक है, उसमें से भी लीस्ट नंबर जो है वो हमने लिया था। ठीक है, सो 3 3 एंड 0 0 है। ठीक है, तो उसमें 3 वैल्यू हमने ले लिया। अब उसमें से हमने क्या किया,
की रो हमने फाइंड आउट किया जो है लीस्ट ऑफ रेशियो 4.66, ठीक है। अब हमने वहां पे भी एक बॉक्स ड्रॉ कर लिया। तो दोनों के जो बॉक्स है उसमें जो इंटरसेक्टिंग बॉक्स है वो हमारा की एलिमेंट हो गया। अब हमने की एलिमेंट ले लिया। अब उसके बाद हम टेबल नंबर 2 प्रिपेयर करेंगे। अब टेबल नंबर 2 कैसे प्रिपेयर करेंगे, वहां पे कुछ फॉर्मूला है। सो x3 जो है वो एंटरिंग वेरिएबल है और s2 जो है वो लीविंग वेरिएबल है। तो s2 के जगह पे हम x3 लिखेंगे, क्योंकि हमने जो x3 का जो की एलिमेंट है वो लिया है। सो s2 यहाँ पे रिप्लेस हो जाएगा x3 से। ये इंपॉर्टेंट चीज है और ये हमें हर टेबल नंबर 2 या 3 में जो भी वेरिएबल आउटगोइंग है उसके जगह में इनकमिंग या फिर एंटरिंग वेरिएबल्स को लिखना है। देन कैलकुलेट न्यू वैल्यूज फॉर की रोज। और कैलकुलेटिंग वी यूज फॉर्मूला। तो हमें नए वैल्यूज को कैलकुलेट करना है। तो ओल्ड वैल्यू ऑफ S2, याद रखिएगा जो टेबल नंबर 1 में S2 के जो दुने वैल्यूज है वो, और की एलिमेंट है हमारे पास, ठीक है। तो की एलिमेंट से अब हम वो डिवाइड करेंगे। तो ओल्ड वैल्यूज क्या आते हैं हमारे पास, 14 माइनस 14 डिवाइडेड बाई 3, 1 डिवाइडेड बाई 3, 2 डिवाइडेड बाई 3, 3 डिवाइडेड बाई 3, 0 बाई 3, 1 बाई 3 एंड 0 बाई 3। सो 14 बाई 3 डेसिमल्स में आएगा तो हमने डायरेक्टली वैसे लिया। 1 बाई 3 भी डेसिमल्स में आएगा तो हमने सेम वैसे लिया। 2 बाई 3 भी डेसिमल में आएगा इसलिए हमने सेम लिया। 3/3 कैंसिल होने के चांसेस है, कोई डेसिमल पॉइंट्स नहीं है तो हमने सीधे 1 कर लिया। 0/3 0 हो गया, ठीक है। एंड 1/3 सेम, 1/3 0/3 अगेन 0। सो आफ्टर इट द सिंपलेक्स टेबल विल लुक लाइक दिस। अब ये हमारा टेबल नंबर 2 का वैल्यू हमें मिला है और S2 के कॉलम में ये सब जाएगा। अब S2 नहीं है और x3 है, क्योंकि हमारा वो जो एलिमेंट है वो x3 का था और वो एंटरिंग कॉलम बन गया हमारे लिए। सो इस तरीके से हम x3 या फिर S2 के वैल्यूज, नए वैल्यूज को हमने कैलकुलेट किया। सो 14/3, 1/3, 2/3, 1 0, 1/3 0, ठीक है। अब हमें S1 और S3 के भी वैल्यूज चाहिए, नए वैल्यूज चाहिए, बिकॉज S2 के या फिर x3 के जो हमने वैल्यूज निकाले वो नए वैल्यूज कैलकुलेट किए। सो कैलकुलेट न्यू वैल्यूज फॉर नॉन की रोज, ठीक है। जो नॉन की रोज है, नॉन की कॉलम्स है, उनके लिए हमें नए वैल्यूज कैलकुलेट करना है। तो उसके लिए एक सिंपल फॉर्मूला है, न्यू वैल्यूज इज इक्वल टू ओल्ड वैल्यू माइनस करस्पॉन्डिंग की कॉलम वैल्यू इनटू न्यू वैल्यू ऑफ। फिर से सुनिएगा, ओल्ड वैल्यूज, पहले हमें ओल्ड वैल्यूज को लेना है जो 22 है हमारे पास S1 में, ठीक है। तो B में S1 में 22 था। अब वो 22 हमने ले लिया ओल्ड वैल्यू। करस्पॉन्डिंग की कॉलम वैल्यू, तो करस्पॉन्डिंग की कॉलम वैल्यू है वो है 3, ठीक है, जो हमने की कॉलम निकाला था। और वो की कॉलम वैल्यू जो है सबके लिए आएगा। और न्यू वैल्यू ऑफ की रो, ये जो की रो है उसका जो नया वैल्यू है वो हमें यहाँ पे लिखना है। तो पुराने वैल्यूज को लिखना है और सिंपली की एलिमेंट को लिखना है, ठीक है। और उसके बाद हमें क्या करना है, जो न्यू वैल्यू ऑफ की रो है उसको लिखना है। तो सिंपल है, 22 इंटू 3, 22 माइनस 3 इंटू 14/3। आपके पास कैलकुलेटर्स अवेलेबल होंगे। साइंटिफिक कैलकुलेटर्स का इस्तेमाल अवॉइड करना है, बिकॉज कैलकुलेशन उससे बहुत ही दिक्कत वाला जाएगा। सिंपल कैलकुलेटर हमें लेकर कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो हमारे लिए आंसर आ जाएगा 8। और 3 माइनस 3 इंटू 1/3 2, 0 माइनस 3 इंटू 2/3 माइनस 2, 3 माइनस 3 इंटू 1, 1 माइनस 3 इंटू 0 एंड 0 माइनस 3 इंटू 1/3 माइनस 1, और 0 माइनस 3 इंटू 0 0। अब यहाँ पे एक चीज याद रखना है, आप जब भी कैलकुलेट करोगे, ठीक है, तो ये कैलकुलेशन में ना बॉड मास करके एक थियरी है, ठीक है। बॉड मास थियरी को अप्लाई करना है। किसी को नहीं पता है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो चैट बॉक्स में, और उसके ऊपर हम डिस्कस कर सकते हैं कि सर ये बॉड मास मेथड है क्या, ठीक है। अगर आपको वो समझना है, अगर आप सभी को पता है तो मैं आगे कंटिन्यू कर रहा हूँ, ठीक है। सो बॉड मास का सिंपल मैं बताऊंगा, ब्रैकेट ओपन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन। ये टेक्निक से आपको आगे कैलकुलेशंस करने हैं। कभी कई बार हम लोग क्या करते हैं, पहले डिवीजन कर लेते हैं, फिर मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं,
फिर उसके बाद हम डायरेक्टली सब्सट्रैक्ट कर लेते हैं, फिर एडिशन कर लेते हैं। सो सीरीज है ये बॉड मास, और उस हिसाब से हमें वो सीरीज को फॉलो करना है। तो ये जब नए वैल्यूज ऑफ S1 के लिए हम ये कैलकुलेशन करेंगे, और न्यू वैल्यू ऑफ S3 के लिए भी हम ये कैलकुलेशन करेंगे, तो हमें ये वैल्यूज आएंगे। अब यहाँ पे जो है करस्पॉन्डिंग की कॉलम का वैल्यू बोला है, तो S1 के लिए 3 था। कैसे 3 था, ये देखिए, ये जो की कॉलम है उसका जो करस्पॉन्डिंग की कॉलम है वो S1 के लिए 3 आया है। अब S3 के लिए क्या होगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, और 0 होने के कारण हमारे वैल्यूज में बहुत ज्यादा डिफरेंस आ सकता है, कई बार 0 0 0 भी आ सकते हैं। ठीक है, तो देखिए, ओल्ड वैल्यू है, करस्पॉन्डिंग की कॉलम का वैल्यू है, और न्यू वैल्यूज ऑफ S1, सॉरी S2, और एंटरिंग जो वेरिएबल है X3 उसके नए वैल्यूज। तो हमारे पास ये कैलकुलेशन आ गए, आंसर आ गया हमारे पास। तो ये पूरा मेथड करने के बाद हमारे पास S1, ठीक है, और S3 के नए वैल्यूज आए। सो हमें क्या करना है, ये सारे वैल्यूज को टेबल नंबर 2 में एंटर करना है। अब हमारे पास बेसिक जो वैल्यूज है वो मिल गए। ठीक है, अब हमें सीजे हमारे पास बाय डिफॉल्ट ऑलरेडी है 145000। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमें जो है जेड जे को कैलकुलेट करना है। वो कैसे कैलकुलेट करते हैं हम, हमारा जो एलिमेंट है, वेरिएबल है, उसको मल्टीप्लाई करते हैं हम कंट्रीब्यूशन को। सो 2 × 0 0, 1/3 × 5, जो भी नंबर आएगा वो उस हिसाब से आएगा। ठीक है, तो ये तरीके से हम हमारा जेड से जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, so now again calculate zj and triangular is equal to cj, that is coefficient is equal to cj minus zj after the simplex table will look like this. So simplex table number 2 जो है वो इस तरीके से हमें दिखाई देगा। ठीक है, तो हमें बेसिक कैलकुलेशंस अब पता चला है। अब यही मेथड जो है हमें कंटिन्यू करना है, हमें की कॉलम देखना है, की रोज देखने हैं, की एलिमेंट देखना है। एंड अभी क्वेश्चन आएगा कि सर ये आखिरी में कब तक सॉल्व होगा। ठीक है, तो ये लास्ट में क्या होगा, देखिए, since triangle coefficient is positive, therefore simplex table will further solve। तो जब तक पॉजिटिव नंबर है तब तक हमें ये सिंप्लेक्स टेबल को सॉल्व करना है। यहाँ पे एक पॉजिटिव नंबर है x2 में, ठीक है, कोएफिशिएंट 2/3 आया है यहाँ पे, तो वो जब तक पॉजिटिव है तब तक हमें सेम मेथड करना है कि कॉलम देखना है, की रोज देखने हैं हमें, और उसको कैलकुलेट करना है। ठीक है, सो रिप्लेसमेंट रेशियो कैन नॉट बी चूजन नेगेटिव। x2 इज एन एंटरिंग वेरिएबल एंड S3 इज अ लीविंग वेरिएबल। अब यहाँ पे S3 जो है वो लीविंग वेरिएबल है। जब टेबल नंबर 3 बनेगा तो S3 के जगह में x2 का नाम लिखेंगे, या फिर वो सिंबल लिखेंगे, या फिर वो लेटर लिखेंगे और न्यूमेरिकल लिखेंगे, एंड देन वी विल अगेन फाइंड आउट द न्यू वैल्यूज फॉर ओल्ड वन। ठीक है, सो ये tabular फॉर्मेट जो है वो सॉल्व कर। नेगेटिव आना चाहिए, पॉजिटिव अगर आता है तो वो ऑप्टिमल सॉल्यूशन नहीं है, और वहां पे कैलकुलेशन का स्कोप अभी भी बचा है। ठीक है, और याद रखिएगा कि रिप्लेसमेंट रेशियो अगर नहीं आ रहा है
कैलकुलेट नहीं हो पा रहा है, तो उसको सीधा कैलकुलेट नहीं करना है। ठीक है? हर एक एस्पेक्ट को आप अच्छे तरीके से देखिए और समझिए। एग्ज़ाम में ऐसा नहीं होना चाहिए और बेसिकली समझने से ज़्यादा आप प्रैक्टिस कितना करोगे, ठीक है? उसपे भी आपका जो रिकॉलिंग टेक्निकल मेथड्स है, जो बोलते हैं ना कि जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे, उतना ज़्यादा आपको फाइनल एग्ज़ाम में रिकॉल होने के चांसेस हैं। या फिर हम लोग जितना ज़्यादा लिखते हैं, उतने ज़्यादा ही हमारा जो स्पीड है या फिर कैलकुलेशन मेथोडोलॉजी है, वो हम इज़िली कर सकते हैं। ठीक है? तो ये हमारे लिए बेसिक स्टेप्स थे। अब हम एक्चुअली जो क्वेश्चन है, वो सॉल्व करेंगे एंड देखेंगे कि कैसे इन्होंने सॉल्व किया। So question number 1 is use simplex method to solve the following linear programming problem. Maximize z is equal to 3x1 plus 3x2. दो ही कंस्ट्रेंट है हमारे पास, ठीक है? तो सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट 2x1 प्लस 5x2, सॉरी दो ऑब्जेक्टिव फंक्शंस है हमारे पास और यहाँ पे भी दो ही कंस्ट्रेंट उन्होंने दिए हैं। 2x1 प्लस 5x2 लेस देन इक्वल्स टू 20, x1 प्लस 2x2 लेस देन इक्वल्स टू 4। ठीक है? तो लेस देन का साइन है तो हमें क्या करना चाहिए? हमें ऐड करना चाहिए। तो हमारा जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है 3x1 प्लस 7x2 प्लस 0s1 प्लस 0s2, जो हमारी जो स्लैक वेरिएबल है वो ऐड करेंगे हम। फिर 2x1 प्लस 5x2 प्लस s1 इज इक्वल टू 20, x1 प्लस 2x2 प्लस s2 इज इक्वल टू 4। सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट आ गया हमारे पास, ठीक है? एंड देन हमने सिंपलेक्स टेबल नंबर 1 बना, ऑब्जेक्टिव फंक्शन है उसके वैल्यूज लिखे हमने, कंट्रीब्यूशन को 0 0 लिखा, एक्स वेरिएबल को s1 s2 दिया, बेसिक वेरिएबल्स के वैल्यूज लिखे 20 एंड 4, x1 के हमने वैल्यूज लिखे, x2 के वैल्यूज लिखे, s1 के वैल्यूज और s2 के वैल्यूज, ठीक है? और हमने रिप्लेसमेंट रेशियो निकाला, 20 था हमारे पास और 4 था हमारे पास। तो अब हमें देखना है कि ये जो लिस्ट है, ठीक है, यहाँ पे रिप्लेसमेंट रेशियो कम वैल्यू करता है तो हमारा की कॉलम हो जाएगा, की रो हो जाएगा, ठीक है? और की कॉलम जो होगा वो x2 होगा। क्यों? क्योंकि जब हम z से देखेंगे या फिर कोएफिशिएंट cj माइनस z से देखेंगे तो उसमें जो मैक्सिमम है वो देखना है। तो रिप्लेसमेंट रेशियो की रो को फाइंड आउट करना है तो रिप्लेसमेंट रेशियो हमें लीस्ट वाला या कम वाला देखना है। कि कॉलम को फाइंड आउट करना है तो ये कोएफिशिएंट cj माइनस z है उसमें से मैक्सिमम नंबर हमें देखना है। उसके बाद जो इंटरसेक्टिंग बॉक्स हो गया पॉइंट होगा वो हमारे लिए की एलिमेंट हो जाएगा, ठीक है? तो इस तरीके से टेबल नंबर 1 को हमने सॉल्व किया। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे रिप्लेसमेंट रेशियो देखिए कुछ आ नहीं रहा है, कुछ वैल्यूज़ माइनस में है, तो इसको सीधे-सीधे आप क्रॉस कर लीजिए या फिर ब्लैंक छोड़ दीजिए। ऐसा क्रॉस करेंगे तो बेटर है, एग्ज़ामिनर को पता चलेगा कि यहाँ पे कैलकुलेशन का स्कोप नहीं है। अब हमें क्या करना है, हमें ओल्ड वैल्यूज़ को न्यू वैल्यूज़ में कन्वर्ट करना है, ठीक है? और उसके बाद जो एग्जिस्टिंग या फिर आउटगोइंग वेरिएबल है उसके जगह में एंटरिंग वेरिएबल लेना है। अब यहाँ पे की कॉलम कौन सा था, x2, तो हमें ये पता चलता है कि एंटरिंग वेरिएबल जो है x2 है और आउटगोइंग वेरिएबल जो है वो s2 है। क्यों s2 है? बिकॉज उसका जो की कॉलम है, की एलिमेंट है वो s2 का है, ठीक है? तो इस तरीके से हमें वो रिप्लेसमेंट याद रखना है, ठीक है? अब यहाँ पे देखिए, सिंस नो पॉजिटिव कोएफिशिएंट सो -1/2 0 0 0 7/2, सो ऑप्टिमल सॉल्यूशन जो है हमारा यहाँ पे खत्म हो जाता है और हमें टेबल नंबर 2 के बाद कोई टेबल कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है। कई बार ऐसा होता है कि टेबल नंबर 1 में ही आपका ऑप्टिमल सॉल्यूशन आपको मिल जाता है। तो ऑप्टिमल सॉल्यूशन कैसे कैलकुलेट करना है? x1 इज़ इक्वल टू 0, x2 इज़ इक्वल टू 0, maximize z is 3x1 plus 7 x2। सो x का वैल्यू कितना मिला है हमें? 0 है, तो x1 का वैल्यू 3 इंटू 0 0। अच्छा, x2 का वैल्यू कितना है? 2 है, तो 7 इंटू 2 इज इक्वल टू 14। तो ऑप्टिमल सॉल्यूशन जो है हमारा वो 14 हो जाता है, ठीक है? तो इस तरीके से हमें ये कैलकुलेट करना है और हमारा जो ऑप्टिमल सॉल्यूशन है वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ पे किसी को कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो। अगर डाउट नहीं है आपको तो मैसेज कीजिए नो डाउट सर एंड देन विल मूव अहेड।